Good afternoon, all of you. Now am I audible all? एक्चुअली ऑडियो का कुछ प्रॉब्लम आ रहा था इसलिए डिले करना पड़ा. गुड आफ्टरनून साक्षी, शैताली, अनुष्का. गुड आफ्टरनून खुशी, प्रदनिया, नंदिनी. गुड आफ्टरनून तारेस. अभी आवाज आ रहा है ना मेरा सभी को? ओके, वेरी गुड. चलो तो अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज का सेशन. और आज के सेशन में हम लोगों को यहाँ पे एविडेंस जो है ये हम लोगों को देखना है. क्या चीज? इवोल्यूशन के एविडेंस जो है ये हम देखेंगे. अब एविडेंस में क्या क्या आते हैं वो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा. ठीक है, मैं सिर्फ एविडेंस बोलने से एविडेंस नहीं हो जाता. यहाँ पे बहुत सारे पार्ट जो है एविडेंस को लेकर के हम लोगों को यहाँ पे देखना है. ठीक है, तो सबसे पहले एक ओवरव्यू हम ले लेते हैं कि इवोल्यूशन में हम जो भी एविडेंस का जो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे तो क्या क्या हम एविडेंस में देखने वाले हैं. बट इसको स्टार्ट करने के पहले जस्ट वेट. हाँ, मैंने आप लोगों को स्टेट बोर्ड के बुक से कुछ पढ़ के आने के लिए कहा था. पढ़ के आए हो बेटा? क्या पढ़ के आने के लिए कहा था? वेरी गुड. जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ के आने के लिए कहा था. हाँ, जो लोग पढ़े हैं बहुत अच्छी बात है बेटा. नहीं पढ़े हैं तो अगेन आज का और टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को. पढ़ लीजिए बिकॉज आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा. ये जो पोर्शन है आपके स्टेट बोर्ड के लिए भी बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है. ठीक है, जस्ट वेट. मैं आपको एक स्टेट बोर्ड का बुक जो है मैं शेयर करता हूं और उसके कंटेंट जो है हम लोग एक बार देख लेते हैं. ठीक है, कंटेंट का लिस्ट चाहिए. स्टेट बोर्ड का बुक रखे हो बेटा अपने पास? सभी लोग अवेलेबल है? उसका बेटा कंटेंट का एक बार लिस्ट का फोटो लेके टेलीग्राम पे भेजो मुझे. प्रॉपर क्रॉप करके भेजो अभी, कोई भी जल्दी से. बुक है मेरे पास बट कंटेंट नहीं है मेरे पास. भेजेगा किसी ने? आया नहीं अभी तक के? कोई भेज रहा है? ओके, आ गया बेटा. जस्ट वेट. ओके. हाँ, ये दिखाई दे रहा है आपको सभी लोगों को? ये जो बुक का कंटेंट है ये मैंने शेयर किया हूं, दिख रहा है क्या? हाँ, तो देखो अकॉर्डिंग टू बोर्ड यदि हम लोग देखें, अब कई लोग बोर्ड का क्लास कर रहे होंगे, कई लोग बोर्ड का क्लास नहीं कर रहे होंगे. स्पेशली जो कॉम्पिटिटिव वाले स्टूडेंट रहते हैं वो लोग ये सोचते हैं कि हमारा नीट में ही जो हुआ वो बोर्ड में हो गया है. तो बेटा आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो थोड़ा सा सिर्फ 10% या किसी में 2% डिफरेंसेस होता है. बट हमारा एनसीईआरटी के पैटर्न पे ही जो बोर्ड का बुक है ये बना हुआ है. पहले ऐसा नहीं होता था बेटा, पहले बोर्ड का बुक बहुत डिफरेंट होता था. तो उसके लिए क्या होता था कि हमें बोर्ड को अलग से पढ़ना पड़ता था. ठीक है. हाँ, जो लोग पढ़ रहे हैं उनका रिवीजन तो अच्छे से हो जा रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग हमारे जो कंटेंट है वो क्या क्या हो गए हैं. तो रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट ये वाला हो गया था. रिस्पॉन्स देते जाओ बेटा. कितने हो गए काउंट करो. काउंट करते कितने हुए. रिप्रोडक्शन हायर एनिमल मींस ह्यूमन रिप्रोडक्शन ये हमारा हो गया है. इनहेरिटेंस वेरिएशन ये हमारा हो गया है. ओरिजिन इवोल्यूशन ये चल रहा है, हो गया समझेंगे. प्लांट वाटर रिलेशन ये आपका ट्रांसपोर्ट वाला पार्ट है बेटा, जो 11th में हमने पढ़े थे. याद है? ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट ग्रोथ हार्मोन मिनरल न्यूट्रिशन हमने पढ़े. रेस्पिरेशन सर्कुलेशन 11th में पढ़ लिए. कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में केमिकल कंट्रोल और न्यूरल कंट्रोल ये भी हमने पढ़ लिए हैं. इसके बाद ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन हमारा हो गया है. इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो हो गया है. बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल इश्यू हो गया है. कितने हो गए बेटा? अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न यदि आप देखें तो कितना पोर्शन आपका हो गया है? काउंट करो.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 है ना, इधर का लिखा हुआ दिख रहा है आपको। तो कितने लेसन बचे हैं यार? कुछ लोग 10 बोल रहे हैं, कुछ लोग 11 बोल रहे हैं। 10 वाले अच्छे चेक करो। मींस इस तरह से यदि हम देखिए तो हमारे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन और बायोटेक्नोलॉजी एक ये रह गया है, और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस रह गया है। कितने? 1 2 3 एंड 4। ओके, 4 चैप्टर्स आपका रिमेनिंग है। तो अब देखो बेटा, जो मैंने आपको जितना भी नीट के लेवल पे पढ़ाया, ये नहीं है कि नीट के लेवल पे पढ़ाया है, एक्चुअली हम लोगों ने जो बायोलॉजी में जो पढ़े, इंटायर एक कंसेप्ट पढ़े। ठीक है, इंटायर जो पोर्शन होता है सिलेबस का, वो हम लोगों ने स्टडी किया है। अब सिलेबस हम लोगों ने स्टडी किया मींस ऑलमोस्ट आपका बोर्ड का और नीट का ये सिलेबस तो हो ही गया ना। मतलब 15 में से सिर्फ 4 चैप्टर आपके रह गए मींस 85%, 80 से लेके 85% पोर्शन आपका बोर्ड का कवर हो गया है। हो गया बोर्ड का कवर? हेलो, ठीक है। अभी बेटा मुझे एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज जो है कंटेंट 12th की एनसीईआरटी, उसका एक बार स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे और 11th के एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे। अभी मेरे पास मुझे ढूंढना पड़ेगा, इसलिए आप ही शेयर करो, कोई भी शेयर कर दो बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे आप लोग कि बोर्ड में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। टेक द स्क्रीनशॉट क्विकली, मालूम होना चाहिए। हो गया? 12th के एनसीईआरटी का पोर्शन शेयर करो मुझे जल्दी से। व्हाट्सएप पे नहीं बेटा, टेलीग्राम पे शेयर करो ना, कंप्यूटर में व्हाट्सएप नहीं चलता है। भेजे क्या? ओके, आ गया, जस्ट वेट। ये 11th का था, 12th का। 12th में आगे पीछे भी आएगा ना, 2 फोटो आएगा, 2 फोटो आएंगे 12th के। हाँ, अब देखो एक और फोटो आने का बेटा, गणेश आपका मैंने रिसीव किया। देखिए इसमें अब हम लोग 12th के पोर्शन की हम बात करते हैं। हाँ आ गया बेटा, 12th के पोर्शन की हम बात करते हैं। तो 12th में आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये वाला पोर्शन हो गया है। इनहेरिटेंस वेरिएशन, मेंडेलियन जेनेटिक्स हो गया है, इवोल्यूशन हमारा चल रहा है। इसके बाद ये वाला पार्ट आपका रह गया है, कौन सा है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, स्ट्रेटेजीज फॉर इनहांसमेंट प्रोडक्शन और माइक्रोब्स वेलफेयर, मतलब 1 2 3 और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये 4। ठीक है, कितने? 3 अनेक ये 4, ये रह गया है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा क्या चीज? बायोटेक्नोलॉजी के कितने बेटा? बायोटेक्नोलॉजी का 2 आपका चैप्टर है, दिखाई दे रहा है ना? बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर, वैसे वो एक ही है, तो ये 2 मतलब 4 + 2, टोटल आपका 6 चैप्टर जो है ये रह गया है। और इसके बाद ये वाला पार्ट भी आपका हो चुका है। ठीक है, मींस आपके सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर, वैसे बायोटेक को हम एक कंसीडर करते हैं तो उधर से 4 में क्या आ रहा है आपका? 4 में एक तो मॉलिक्यूलर बेसिस, फिर माइक्रोब्स वेलफेयर, स्ट्रेटेजी इनहांसमेंट प्रोडक्शन और ह्यूमन। तो देखो बेटा, माइक्रोब्स वेलफेयर और इनहांसमेंट प्रोडक्शन वाला चैप्टर ना बहुत ही इजी, बहुत ही छोटा और टोटल थ्योरी पर बेस्ड है। तो ऐसा नहीं है कि उसमें हमको बहुत ज्यादा टाइम भी लगेगा, जल्दी हो जाएगा बेटा, टेंशन ना लो, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आपके एक्सेप्टेड टाइम के पहले भी हो सकता है। तो ये है, मींस आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर्स रह गए हैं और नीट के अकॉर्डिंग 6 चैप्टर्स रह गए। समझे? अब आपका टास्क ये है कि अब आपको एक बार ये देखना है कि बोर्ड और नीट में कुछ डिफरेंसेस है क्या, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या। यदि बोर्ड में कुछ प्रॉब्लम है तो आपके पास ऑलरेडी बोर्ड के टीचर्स हैं। मैं भी हूँ बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं नीट पढ़ा रहा हूँ तो आप नीट ही पूछोगे, आप बोर्ड से रिलेटेड भी पूछ सकते हो, बिकॉज बायोलॉजी एक सिलेबस होता है। बोर्ड और नीट तो हमारे ये गवर्नमेंट ने उसको बोर्ड और नीट का पैटर्न देके रखा हुआ है और थोड़ा बहुत चेंज करके रखा हुआ है।
ठीक है, सिलेबस तो वही रहेगा, सिर्फ हमको लिखना है बोर्ड में थ्योरी और नीट में एमसीक्यूज। यू गॉट द पॉइंट? हेलो, समझ गए? 54 स्टूडेंट है अभी हमारे पास, सभी का रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, तो एविडेंस अभी हम देख रहे हैं बेटा आज के सेशन में। सिलेबस का कुछ पार्ट रिड्यूस किया है बोर्ड में तो और अच्छी बात है फिर तो आपके लिए, बट अभी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया, मीन्स आपका ऑलमोस्ट सारा कुछ हो गया है। अभी सीबीएसई बोर्ड का भी एमसीक्यू हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। रियली कब है आपके एग्जाम? फिर आपके एग्जाम के पहले तक के सारा हो जाएगा कवर अप। और 11th का सिलेबस एनसीईआरटी का हमारा सारा हो चुका है, ये तो आप जानते ही हो। तो मैंने 12th का जो रिमेनिंग पार्ट रह गया वो मैंने आपको समझा दिया। तो जल्दी से जल्दी ये हमारा कंप्लीट होगा, और ये कंप्लीट होने के बाद फिर हमारा जो स्टार्ट होगा क्या होगा? रिवीजन। अगेन हम लोगों का यहाँ पे रिवीजन भी स्टार्ट होता है, समझ गए? हम लोगों का रिवीजन इस बार के आप लोगों ने एग्जाम दिए होंगे टेस्ट पेपर। ओके, पार्ट में डिवाइड हो गया रेली। ओके, बढ़िया। तो रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू पैटर्न के हिसाब से, बिकॉज अभी आप लोगों को 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रैक्टिस है, बट अभी आपके 180 मिनट्स में 200 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, समझे? भले सॉल्व 180 ही करना, बट रीड तो 200 क्वेश्चंस करना है, तो इसकी वजह से आपको पेपर थोड़ा लेंथी लगेगा। ठीक है, ये रिवीजन के टाइम पे बेटा आपका टेस्ट सीरीज चालू होती है, जिसे हम रिवीजन टेस्ट सीरीज कहते हैं। शुरुआत से फर्स्ट चैप्टर से फिर से हम 11th के फर्स्ट चैप्टर से अगेन स्टार्ट करेंगे। नहीं बेटा, जेनेटिक्स के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, डोंट वरी, टेंशन ना लो। ओके, कुछ लोगों के जेनेटिक्स में डाउट है, इसके पहले आप लोगों को मैंने कहा था कि किसी का डाउट है तो मैं डिस्कशन ले लेता हूं, बट आप लोगों ने उस टाइम पे नहीं इन्फॉर्म किए थे मुझे। तो जिन लोगों का भी आया है उसके लिए मैंने इस संडे को एक शेड्यूल किया हूं बेटा, डाउट सेशन, स्पेशली जेनेटिक्स का है। और जेनेटिक्स में भी कौन सा जो टेस्ट पेपर है उसमें एक क्वेश्चन आया था आपको, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कुछ लोगों को इसमें डाउट है, कौन सा? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो ये संडे को जो आपका डाउट सेशन है, टाइम में आपको इन्फॉर्म कर दूंगा जब भी होने वाला है, ठीक है? तो इस डाउट सेशन में जिसके जो भी डाउट है बेटा उस टाइम पे आके पूछ सकते हो, बट लिंक में आपको पर्सनल शेयर करूंगा, ग्रुप में शेयर नहीं करूंगा। तो जिसके डाउट्स है टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम कि मुझे सर डाउट क्लास में अटेंड होना है, ठीक है? हाँ, ज्वाइन सभी लोग कर सकते हैं बेटा, सभी लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है। ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ पार्शलिटी कर रहा हूँ, ज्वाइन सभी लोग करो बेटा, बिकॉज जितने बार पढ़ो उतने बार रिवीजन हो जाएगा, और रिवीजन ही डिवीजन होता है। ठीक है, किसी और के डाउट से हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारा कुछ वहां पे पार्ट क्लियर हो रहा है, तो इस संडे को मैं आपको टाइम और लिंक उसी टाइम पे प्रोवाइड करूंगा बेटा। हाँ, टेस्ट के अलावा कुछ और डाउट भी है तो वो भी पूछ सकते हो, बट यदि आप लोग मुझे पहले से इन्फॉर्म करोगे तो मैं वैसा आपका ये टाइमिंग को लेकर के और स्लाइड को लेकर प्लानिंग करूंगा। नहीं है तो देखो, एट द टाइम कई डाउट ऐसे रहते हैं जो सडनली आते हैं, तो वो सडनली तो आप पूछ सकते हो, बट आपके कुछ डाउट है कि टेस्ट के अलावा और भी कुछ डाउट है तो आप मुझे पहले से इन्फॉर्म कर लो, ठीक है? हाँ बेटा गणेश, चलेगा, पूछिए। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन मिल गई आपको, आज का इन्फॉर्मेटिव पार्ट जो भी था मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूं, तो आप लोग रेडी रहेंगे इस चीज के लिए, ठीक है? कितना हो गया है, कितना बाकी है, बोर्ड का कितना पोर्शन कवर किया हमने, और नीट का कितना हुआ? एक्चुअली बोर्ड नीट सिर्फ एक दो नाम है, इंटायर होता है बायोलॉजी का सिलेबस, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर अप कर ली है, ठीक है? बट इसके बाद भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, कुछ डाउट्स है। वैसे जो लोग टेलीग्राम पे मुझसे कंटिन्यू पूछ रहे हैं वो तो ठीक है, बट इसके अलावा भी मैं आप लोगों को स्पेशल सेशन प्रोवाइड करता हूँ। हाँ, टेलीग्राम पे बेटा इन्फॉर्म कर दो जो भी डाउट्स है, उस हिसाब से मैं शेड्यूल करूंगा ना कि कितना घंटे का आपका क्लास शेड्यूल करना है। ज्यादा डाउट होंगे तो ज्यादा टाइम मुझे प्लान करना पड़ेगा, बिकॉज सर एक ही तो संडे मिलता है हम लोगों को, बाकी दिन तो क्लासेस रहती है, तो उसमें कुछ पर्सनल काम भी रहते हैं, वो नहीं हो पाते फिर। ओके, चलो, तो अभी एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो इवोल्यूशन का एविडेंस जो है, इसमें हम लोगों को क्या क्या स्टडी करनी है।
सबसे पहले हम इसको ओवरव्यू के फॉर्म में हम समझेंगे। तो एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की हम बात कर रहे हैं बेटा, बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड से ही लाइफ आया है। ठीक है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन मींस यहां पे किसका एविडेंस हम देख रहे हैं? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है, क्या चीज? ऑर्गेनिक इवोल्यूशन जो है इसका हम लोग एविडेंस देख रहे हैं। और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के एविडेंस में सबसे पहले हम लोग फर्स्टली यहां पर जो देखेंगे वो आएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। क्या देखेंगे हम लोग? मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस का हम लोग यहां पर सबसे पहले स्टडी करेंगे। मॉर्फोलॉजी के साथ ही साथ हम लोग यहां पर एनाटॉमिकल एविडेंस भी हम देखेंगे। तो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में क्या होता है? तो देखो बेटा, ऑर्गेनिजम्स के बाहर के स्ट्रक्चर और ऑर्गेनिजम्स के अंदर के स्ट्रक्चर का हम स्टडी करके समझ सकते हैं कि कैसे कैसे डेवलपमेंट आया है। और कुछ स्ट्रक्चर हमें कॉमन स्ट्रक्चर यदि मिल रहे हैं तो इससे हमें एक चीज समझ में आती है कि जो डेवलपमेंट पैटर्न जो हुआ है कुछ अलग नहीं है, वो एक ही जैसा है। और हमारा जो डेवलपमेंट है मींस हम जो इवॉल्व हुए वो हमारे एक एंसेस्टर से ही हमारा इवॉल्व जो है हम लोग हुए हैं। समझ गए? सेकेंड एविडेंस जो है यहां पर हम देखेंगे जिसे कहते हैं एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। क्या चीज? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस मतलब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में हम ये देखते हैं कि एनिमल्स के एम्ब्रियोज में, क्या चीज? एनिमल्स के एम्ब्रियोज में कुछ भी सिमिलरिटीज यदि मिलती है तो इससे हमें समझ में आता है कि हम जो इवॉल्व हुए हैं वो एक कॉमन एंसेस्ट्री से ही आए हैं। मतलब आप में कुछ अलग नहीं है, हम लोगों के जो पूर्वज थे वो एक ही थे, बट आगे आके हम लोग सभी क्या हुए, उसमें डाइवर्सिफाई हो गए हैं। ठीक है, ये हम देखेंगे। इसके बाद एक एविडेंस आता है जिसे कहते हैं बायोकेमिकल एविडेंस। क्या कहते हैं? बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल में बेटा हम लोग बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करते हैं। एक सेल के अंदर जो कंपोजिशन होता है उसका डीएनए, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, उसका क्लोरोप्लास्ट या उसका कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस, ये सारी चीजें आप किसी एनिमल में या किसी प्लांट में आप चले जाओ या किसी भी ऑर्गेनिजम्स में आप जाके देखोगे तो आपको यहाँ पे ये समझ में आएगा कि जितना भी केमिकल कंपोजिशन है, चाहे आप प्रोटीन की बात कर लो या फिर न्यूक्लिक एसिड की बात कर लो, तो सभी का जो केमिकल कंपोजिशन है वो सिमिलर ही है। कुछ अलग है क्या? नहीं है। तो सभी का जो केमिकल कंपोजिशन जो है वो सिमिलर है। तो इस केमिकल कंपोजिशन की सिमिलरिटी से हमें क्या पता चलता है? आप में कुछ अलग है क्या? प्लांट कुछ अलग है क्या? नहीं, ऑर्गेनिज्म सारे एक ही है। बहुत सारी जगह सिमिलरिटीज से हमें ये पता चलता है। उसके बाद बेटा हम लोग पैलेंटोलॉजिकल स्टडी करते हैं, हम लोग फॉसिल्स के स्टडी करते हैं। फॉसिल्स की जब हम स्टडी करते हैं तो फॉसिल्स के स्टडी से हमें बहुत सारी चीजें समझ में आता है। ये सबसे बेस्ट एविडेंस है बेटा कि हमारे फॉसिल से हम लोगों का जो डेवलपमेंट है बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट है। ओके, इसके बाद हम लोग बायोजियोकेमिकल एविडेंस जो है ये भी हम लोग देखेंगे। तो बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, क्या चीज? बायो जियोग्राफिकल, ग्राफिकल बेटा, केमिकल नहीं, ग्राफिकल। तो जियोग्राफी की हम बात करें तो अलग अलग, आप जैसे माउंटेन पे चले जाओ या फिर अलग अलग एरिया में हम चले जाते हैं तो वहां से भी हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है कि कैसे कैसे ऑर्गेनिजम्स का एक जगह या लोकेलिटी को लेकर के क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। तो इतना पोर्शन जो है बेटा हम लोगों को एविडेंस में स्टडी करना है। आर यू विथ मी? हेलो, आर यू विथ मी? एम आई ऑडिबल? क्लियर हुआ एक कंसेप्ट क्या पढ़ना है हम लोगों को? रिस्पॉन्स करते जाया करो बेटा, तभी मजा आता है। ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ हो, मैं आपके साथ हूं, और साथ साथ रहेंगे तभी बात बनेगी, है ना? ओके, चलो। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले कौन सा वाला बताओ? मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस हम लोगों को यहाँ पे देखना है। फर्स्ट क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे? सबसे पहले
हम लोग यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस का अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी जो है क्या होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, कैसे होती है, ये हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अब कुछ चीजों को डायरेक्टली यहाँ पर हम समझेंगे। तो देखो बेटा, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी की हम बात करें तो इसमें हम लोग होमोलोगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, एटाविज्म और क्या कह सकते हैं हम लोग, रिवर्सल, इतने पार्ट्स हम लोग यहां पर देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले यदि हम देखें तो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या आता है। फर्स्ट एक तो होमोलॉजी और दूसरा क्या आता है, एनालॉजी, जिससे हमें काफी हद तक के बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी चीजें समझ में आती है। होमोलोगस ऑर्गन एंड होमोलॉजी और एनालॉगस ऑर्गन एंड एनालॉजी क्या होता है ये हम देखेंगे। इसी के साथ साथ हमें क्या देखना है, इसमें एक हमें देखना है वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं। क्या जानते हो आप लोग वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है बेटा? हेलो, रिस्पॉन्स करेंगे। क्या देखना हम लोगों को, वेस्टिजियल ऑर्गन। और वेस्टिजियल ऑर्गन के बाद यहां पे हम लोगों को क्या चीज, कनेक्टिंग लिंक जो है, कनेक्टिंग लिंक आता है, मिसिंग लिंक आता है, ये हम लोगों को देखना है। तो इतने पॉइंट्स का हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करनी है। तो सबसे पहले हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे किस चीज से, होमोलॉजी से। हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो देखेंगे वो हम देखेंगे होमोलोगस ऑर्गन। क्या देखेंगे हम लोग सबसे पहले हम लोग यहाँ पर होमोलोगस ऑर्गन। वेरी गुड आर्यन, ग्रेट। पिन्ना ऑफ ईयर, वेरी गुड, रियली ग्रेट। अदिति, बहुत बढ़िया। नंदनी, वेरी गुड। नीनद, चलो सभी के रिस्पॉन्सेस मिले मुझे, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो सबसे पहले तो हम लोग बेटा होमोलोगस ऑर्गन क्या है वो हम देखते हैं। तो होमोलोगस बेटा, इस पे क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मतलब होमोलोगस ऑर्गन ऐसे जिसमें ओरिजिन सेम है, मीन सेम जर्म लेयर से फॉर्म हुआ है, बेसिक स्ट्रक्चर भी सेम है, बट उनका डिफरेंट एरिया में अपनी अपनी अलग अलग नीड को पूरा करने के लिए उनके फंक्शंस जो है वो क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। मतलब होमोलोगस ऑर्गन जिसमें ऐसे ऑर्गन जिनका सेम ओरिजिन है और सेम स्ट्रक्चर है, लेकिन फंक्शंस जो है उसका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया है। क्यों डिफरेंट हो गया? क्योंकि एक ऑर्गेनिजम्स यहां पे रहता था इस एरिया में, वो एक इधर आ गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया। तो एरिया 1 2 3 तीन जगह पे जाने की वजह से उसका हैबिटेट बदला और उसकी एडाप्टिव नीड बदल गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को बदल लिया, अपनी नीड को बदल लिया। जिसमें हम एक एग्जांपल्स बहुत अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें फॉर लिम्स की हम बात कर सकते हैं बेटा। फॉर लिम्स जो मैमल्स के होते हैं ये क्या करते हैं, ये होमोलॉजी को बताते हैं। जैसे हम मेन की बात कर ले, चीता की हम बात कर ले, वेल, बैट, हॉर्स, तो उनका स्ट्रक्चर और ओरिजिन सेम है बट उनके फंक्शंस अलग हो गए। घोड़े को दौड़ना है, ठीक है, बैट को हवा में उड़ना है, हमको चलना फिरना है, ये सारी चीज। मतलब हमारा रेडियस, हमारा अल्ना, हमारा कार्पल्स, हमारा मेटाकार्पल्स, स्ट्रक्चर सभी का सेम है। स्ट्रक्चर जो है क्या है बेटा, सभी का सेम है, बट एडाप्टिव नीड जो है वो सभी की क्या हो गई है, बदल गई, जिसकी वजह से सभी के जो फंक्शंस है वो क्या हुए, अलग हो गए। इस पिक्चर्स में आपको समझ में आएगा क्या चीज है ये। रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फैलेंजेसिस, ये सारी चीजें आप देखोगे तो सभी में सेम मिलेगा, लेकिन एडाप्टिव नीड सभी में अलग हो गई। समझ रहे हो बेटा? क्लियर हो रहा है पार्ट? तो यहां पे क्या आता है, इस तरह से यदि हम देखिए होमोलोगस ऑर्गन में, तो इसमें मैं देखो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली स्लाइड से ही
रिप्रेजेंट करूंगा, क्योंकि ये टोटल ये वाला पोर्शन थ्योरेटिकल है, जहां समझाना रहेगा वहां पे समझाऊंगा, बट यहाँ पे पिक्चराइजेशन बहुत जरूरी है बेटा। पिक्चराइजेशन अच्छा हो गया तो सारी चीजें आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे अभी हम क्या देख रहे हैं, जैसे होमोलॉजी में थोड़ी देर पहले बताया बेटा, हमारा ह्यूमंस का हैंड्स होता है, वेल्स का फ्लिपर होता है, बैट्स के विंग्स है, चीता के फुट है। मतलब इनको हम सिंपल टर्म में क्या कहते हैं, फोरलिम कहते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने समझाया क्या कहते हैं इसे, फोरलिम कहते हैं। और फोरलिम सभी के सेम है, क्योंकि ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फेलेंजिस सेम है। हमारा हार्ट और ब्रेन में भी होमोलॉजी देखने को मिलती है बेटा, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर जो आए हुए हैं। ठीक है, तो इससे हमें एक चीज समझ में आता है कि हमारे जो है क्या चीज, जो स्ट्रक्चर और ओरिजिन तो सेम है, लेकिन जगह बदलने की वजह से हॉर्स और चीता को दौड़ना पड़ा, जंगल में रहते हैं। ठीक है, डे टू डे हम लोगों को वर्क करना पड़ा, मेन को तो चीजों को होल्ड करना पड़ता है। बैट और वेल को यदि हम देखें तो बैट को हवा में उड़ना है और वेल को पानी में रहना है, तो स्विमिंग के लिए उसको हेल्प करना पड़ेगा। तो इस तरह से ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम है, बट इनका अरेंजमेंट अलग हो गया, किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ नीड बदल गई, तो उन्होंने अपने आप को वहां पे क्या किया, अडॉप्ट कर लिया। ओके, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि होमोलॉजी जो है ये एक्सप्लेन करता है कॉमन एंसेस्ट्री को। होमोलॉजी जो है ये एक्सप्लेन करता है किस चीज को, कॉमन एंसेस्ट्री को। अब कॉमन एंसेस्ट्री जानते हो क्या होता है, आप और मैं कुछ अलग नहीं है, एनिमल्स कुछ अलग नहीं है बेटा, सेम डेवलपमेंट प्लान है, ओरिजिन स्ट्रक्चर सेम है, अलग अलग एरिया में चले गए तो नीड बदल गई, नीड बदल गई तो फंक्शंस बदल गए। तो इस टाइप के इवोल्यूशन को हम सिंपल टर्म में कहेंगे, तो इसे हम कहते हैं डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, क्या कहेंगे इसे, इसे कहेंगे हम लोग डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। मींस होमोलॉजी किस चीज को बता रही है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को, और एनालॉजी किस चीज को बताता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को। वेरी गुड नीनज, अकॉर्डिंग टू नीड। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मतलब स्ट्रक्चर सेम है बट डाइवर्स हो गए हैं डिफरेंट लाइन में ड्यू टू एडाप्टिव नीड। जैसे हम फोर लिम्स ऑफ मैमल्स एंड विंग्स ऑफ द बर्ड्स की हम बात कर सकते हैं। हार्ट एंड ब्रेन वर्टिब्रेट का, माउथ पार्ट हम इंसेक्ट का हम देख सकते हैं, जैसे कॉकरोच और मॉस्क्यूटो का। माउस का बाइटिंग, मतलब माउथ जो होता है कॉकरोच का बाइटिंग और चीविंग टाइप होता है, पढ़े ना हम लोगों ने। लेकिन वही मॉस्क्यूटो का जो माउथ होता है वो सकिंग टाइप का होता है, तो दोनों इंसेक्ट है ना, स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है बट फंक्शंस बदल गए। एक थॉर्न ऑफ बहुगेनिवेलिया होता है और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा होता है। ठीक है, अब देखो ये एग्जांपल्स मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर कर रहा हूं, तो आपको अच्छे से समझेगा सारी चीजें। ठीक है, क्या चीज, थॉर्न ऑफ बहुगेनिवेलिया और टेंड्रिल ऑफ कुकुरबिटा, दोनों का देखो बेटा, दोनों का मॉडिफिकेशन एक्सिलरी बर्ड से ही है। कहां से आए हैं ये, एक्सिलरी बर्ड से। बट यदि हम देखें, एक मिनट, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को जगह बदल देते हैं। देखो दोनों का आप पिक्चर्स देखो यहाँ पे, ये एक प्लांट है, इस प्लांट को कहते हैं बोगेनिवेलिया, ये वाला दिख रहा है, इसमें कांटे लगे हुए दिख रहे हैं ऐसे। लेकिन ये कुकुरबिटा का आपको टेंड्रिल दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, एक में कांटे और एक में टेंड्रिल, ये टेंड्रिल है। तो दोनों का स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है, बट एक जो है ग्रेजिंग एनिमल से प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई हुआ है, और कुकुरबिटा क्लाइंबिंग जो होता है, ठीक है, उसके लिए इसमें मॉडिफिकेशन आया है। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से यहां पर क्या हुआ बेटा, ये जो है ये होमोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किससे रिप्रेजेंट कर रहा है ये, होमोलॉजी को। होमोलोगस ऑर्गन में डाइवर्जेंट इवोल्यूशन देखने को मिलता है, मतलब डायरेक्ट, मतलब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन की हम बात करें तो जैसे कि कोई एक कॉमन एंसेस्टर स्पीसीज है बेटा,
बट इन्वायरमेंटल कंडीशन बदलने की वजह से उसने अपने आप में एडाप्टेशन लाया। कैसे एडाप्टेशन लाया? तो देखो यहाँ पे समझो होमोलॉजी कॉमन एंसेस्ट्री को कैसे रिप्रेजेंट करता है ये हम देख रहे हैं अभी। तो देखो कॉमन एंसेस्टर एक यही है, बट वही चल के आगे कैट बना, वही चल के लॉयन बना, वही चल के टाइगर बना, वही चल के मतलब अलग अलग वहां पे पैटर्न में उसका डेवलपमेंट हो गया, जेनेटिक वेरिएशन आया, एडाप्टिव चेंजेस आए, और इस तरह से इस इवोल्यूशन को डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। तो हमेशा याद रखना होमोलॉजी जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को बताते हैं। SDTV याद रखो बेटा, नहीं तो फिर एनालॉजी और होमोलॉजी में कंफ्यूजन आएगा। SDTV याद रहेगा, होमोलॉजी डाइवर्जेंट, एक ही जगह से वो डाइवर्सिफाई हो गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, हुआ ना इस तरह से। तो क्या कहेंगे इसे हम लोग? इसे हम लोग कहेंगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। क्लियर हुआ? अब आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनालोगस ऑर्गन। क्या देखेंगे हम लोग? एनालोगस ऑर्गन। अब एनालोगस ऑर्गन की यदि हम बात करते हैं, क्या चीज? एनालोगस ऑर्गन की यदि हम बात करते हैं, तो एनालोगस ऑर्गन मींस क्या है बताइए? व्हाट डू मीन बाय एनालोगस ऑर्गन? सेम फंक्शन है बट डिफरेंट ओरिजिन और स्ट्रक्चर है। क्या हो जाएगा यहां पर? सेम रहेगा फंक्शन, बट यहां पे डिफरेंट रहेगा ओरिजिन, और साथ ही साथ क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर। बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है डेफिनेशन में। मतलब यहाँ पे ये पॉइंट तो आपको समझा, मतलब ये किसी भी टाइप की कॉमन एंसेस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? नो कॉमन एंसेस्ट्री, इसमें कॉमन एंसेस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। कॉमन एंसेस्ट्री देखने को नहीं मिलेगी। और ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है ऑन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पर। अब कन्वर्जेंट मीन्स क्या होता बताइए? कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होगा? कन्वर्जेंट का मीनिंग ऐसा रहेगा कि जैसे कि सपोज एक एनिमल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ रहता था, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, और फिर उसके बाद एक यहाँ रहता था। अब ये सारे के सारे इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से एक ही जगह पे आके रहने लगे, और जब सभी के सभी एक ही जगह पर आके रहने लगे तो सभी में क्या हुआ? एक ही जैसा वहां पे पैटर्न देखने को मिलेगा। एक ही जगह है ना, तो सेम लोकेशन है, भले यहाँ पे स्ट्रक्चर ओरिजिन सभी के अलग थे, लेकिन सेम टाइप का एडाप्टेशन यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि यदि सारे के सारे पानी में आके रहने लगे तो पानी में रहने के हिसाब से उनको एक्वाटिक हैबिटेट को अपने को बनाना पड़ेगा। मतलब स्ट्रक्चर सेम है, बट डिफरेंट डिफरेंट हैबिट में जाने की वजह से उनके फंक्शन अलग थे। लेकिन किसमें? होमोलॉजी में। तो यहाँ पे एनालॉजी में क्या हुआ है? एनिमल ऑर्गन एक ही जगह की, एक ही तरह की हैबिटेट में आ गए, तो वहां पे सेम तरह का हैबिटेट है, तो उनका भले ओरिजिन डिफरेंट रहेगा लेकिन फंक्शंस जो है वो क्या होगा? सेम हो जाएगा। जैसे विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ इंसेक्ट या फिर बटरफ्लाई की हम बात करें, तो देखो विंग्स ऑफ बर्ड बोनी स्केलेटन से बने होते हैं, और बटरफ्लाई और इंसेक्ट का जो विंग्स है वो काइटिन का बना है, लेकिन दोनों का काम क्या है? फ्लाइंग है। लिख दो एग्जांपल्स। क्या चीज? विंग्स ऑफ बर्ड, और साथ ही साथ विंग्स ऑफ इंसेक्ट या फिर बटरफ्लाई।
क्या है यहाँ पे बताइए? इसका विंग्स जो है बोनी है और इसके विंग्स जो है वो काइटिन के बने हुए हैं। बट दोनों के फंक्शंस जो है भले कुछ के बने लेकिन फंक्शन तो सेम है ना। दोनों को भी क्या करना है? फ्लाई करना है। स्विमिंग थोड़ी करेंगे, दौड़ेंगे थोड़ी। यही चीज हम फ्लिपर्स और पेंजियन एंड फ्लिपर्स और डॉल्फिन की हम बात करें तो पेंजियन जो है बेटा बर्ड है और डॉल्फिन एक मैमल्स है। बट रहते तो एक्वाटिक है ना, तो ओरिजिन और स्ट्रक्चर भले डिफरेंट है लेकिन दोनों का फंक्शन सेम रहेगा। ये एग्जांपल नंबर 1 है। सेकंड एग्जांपल क्या होंगे? फ्लिपर्स। क्या चीज? फ्लिपर्स। और फ्लिपर्स जो होते हैं किसके किसके फ्लिपर्स आएंगे बताइए? फ्लिपर्स किसका आएगा? एक पेंजियन, पेंजियन और वेल। पेंजियन क्या है? ये एक बर्ड है। पेंजियन क्या हो गया? एक बर्ड है। ये जो है ये क्या है? ये मैमल्स है। बट दोनों का लिविंग जो रहना है वो कहां पर है? लाइव कहां है बेटा? ये एक्वाटिक हैबिट में। एक्वाटिक हैबिट में रहने की वजह से इसके फंक्शंस जो है वो क्या होगा? स्विमिंग करेंगे? नहीं, बर्ड है वो तो उसको तो हवा में उड़ना चाहिए बट ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम डायरेक्टली स्लाइड से देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझे। ठीक है, तो देखो पिक्चर्स बहुत जरूरी है ना बेटा, थ्योरी थोड़ी समझेगी, थ्योरी याद नहीं रहेंगी। मेन बात तो ये है। देखो इसमें आपको दोनों का फंक्शन समझ में आ जाएगा। विंग्स भी आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना बेटा? देखो इंसेक्ट और बटरफ्लाई की आप बात कर लो, डॉल्फिन की आप बात कर लो, तो एनालॉजी मींस सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, बट फंक्शन जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? सिमिलर। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एनालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इस फिनोमिना को? इस फिनोमिना को एनालॉजी कहते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स, बिकॉज ऑल पिक्चर्स आर नेसेसरी फॉर योर मेमोरी। तो अभी देखिए यहाँ पे अगेन एक और जो पिक्चर्स है ये वाली, ज्यादा बड़ा हो गया इमेज। ये देखिए बेटा एग्जांपल्स में विंग्स ऑफ इंसेक्ट, एक्चुअली वो फॉर्म हुआ थिन फ्लैप काइटिन से, थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था। विंग्स ऑफ बर्ड, ये मॉडिफिकेशन है किस चीज का? फॉरलिम का। बट दोनों का काम क्या है? अलग है कि एक ही है बताइए? सेम है ना। आई ऑफ ऑक्टोपस की हम बात कर ले, देखो ऑक्टोपस का आई जो होता है बेटा, उसका जो रेटिना है वो कहां से आता है? स्किन से। लेकिन मैमल्स में जो रेटिना है वो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है, मतलब ब्रेन से डेवलप होता है। बट दोनों का काम क्या है बताओ? ओरिजिन और स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट है बट फंक्शंस जो है वो दोनों का सेम है। ठीक है, ये देखो इस पिक्चर्स में आपको दिखेगा सारी चीजें, दिखाई दे रहा है ये? देखो ओरिजिन दोनों के अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन फंक्शन दोनों का एक है, स्ट्रक्चर अलग है लेकिन फंक्शन दोनों का एक है। ह्यूमन का देख लो, ऑक्टोपस का देख लो, एक एम्ब्रियोनिक ओरिजिन है और एक स्किन ओरिजिन है। एम्ब्रियोनिक ब्रेन से, ठीक है, ओरिजिन हुआ है। फ्लिपर्स जो मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ शेयर किया था, क्या चीज? फ्लिपर्स जो मैंने थोड़ी देर पहले शेयर किया था आपको, डॉल्फिन का और कौन सा था? पेंजियन का। ये देख लो, ये भी देख लो बेटा, देखोगे तो ही याद रहेगा। दिख रहा है? आ रहा है समझ में?
एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एग्जांपल बेटा, स्वीट पोटैटो और नॉर्मल पोटैटो, क्या डिफरेंस आएगा स्वीट पोटैटो और नॉर्मल पोटैटो में? एक स्टेम है और दूसरा रूट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है बेटा, और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं क्योंकि वो उन्हें यही नहीं मालूम रहता कि पोटैटो और स्वीट पोटैटो में एक्चुअली डिफरेंसेस क्या है। आपको याद रहेगा ना, आप नहीं भूलना, ठीक हो? देख लो, स्वीट पोटैटो मॉडिफाई है रूट का और नॉर्मल पोटैटो मॉडिफिकेशन है स्टेम का। तो स्ट्रक्चर ओरिजिन बदल गया, लेकिन दोनों का काम फूड को स्टोर करना है, तो दोनों का फंक्शन तो एक ही है ना। तो ये जो फंक्शन एक ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ये एनालॉजी को रिप्रेजेंट करता है। इंसेक्ट में यदि हम देखें तो इंसेक्ट में जो ट्रैकिया होता है उसका जो ओरिजिन होता है वो एक्टोडर्म होता है, और वर्टिब्रेट में जो लंग्स का जो ओरिजिन होता है वो एंडोडर्म होता है। पर दोनों के काम क्या बताओ? काम क्या है? ब्रीथिंग करना है, दोनों में ब्रीथिंग हो रहा है। ओके, पिक्चर्स भी देख लो, एग्जांपल्स भी याद कर लो। दिख रहा ना बेटा? ये देखो, तो ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट एक्टोडर्म हो गया, लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स एंडोडर्म है, बट दोनों के काम क्या है? ब्रीथिंग। ओके, दोनों के फंक्शंस क्या है? ब्रीथिंग है। तो ये याद रखना है आपको। तो इस तरह से हम एनालॉजी की हम बात करें तो एनालॉजी किसकी वजह से देखने को मिलती है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन की वजह से। और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मींस क्या होता है? जैसे हम मछली की बात कर लो, लैंड रेप्टाइल्स की बात कर लो, लैंड मैमल्स की बात कर लो, सब अनरिलेटेड है, बट सभी का इवॉल्व जो है वो सिमिलर फॉर्म से ही इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन मींस एक ऐसा स्पीसीज जो आए हैं अनरिलेटेड स्पीसीज से, but more similar to survive and adapt in similar environmental condition। इस फिनोमिना को एनालॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं एनालॉजी। ये है, देखो डेफिनेशन देखेंगे एक बार। ओरिजिन ऑफ एनालॉगस ऑर्गन इज ड्यू टू कन्वर्जेंट। तो देखो, एसी, एसी में बैठ के आप एचडी टीवी देखेंगे तो होमोलॉजी डाइवर्जेंट को बताता है और एनालॉजी कन्वर्जेंट को बताता है। ये ट्रिक याद रखेंगे बेटा आप लोग, समझे? तो अनरिलेटेड स्पीसीज थी बट मोर सिमिलर टू सर्वाइव एंड अडॉप्ट सिमिलर एनवायरमेंटल कंडीशन। देखो ये अलग है, ये अलग है, बट आए एक जगह तो सारे के सारे एक जैसे बन जाएंगे। आई होप आपको समझ रहा होगा ये। यदि यस तो आगे बढ़ेंगे। एक एग्जांपल्स में शेयर करूंगा। फाइलोक्लेड जो होता है और फाइलोड जो होता है, इसका पिक्चर नहीं लाया हूं मैं, ठीक है? क्या चीज? फाइलोक्लेड स्टेम ऑफ ओपोन्सिया, जानते हो क्या? फाइलोक्लेड ये स्टेम है किसका? एक प्लांट, ओपोन्सिया प्लांट। और यही चीज हम देखें तो लीफ जो है ऑफ ऑल प्लांट। तो प्लांट में लीफ का काम क्या है बेटा? प्लांट में लीफ का काम क्या है? लीफ कहां से आ रही है? ये है फाइलोक्लेड। कौन सा है? जैसे ये स्टेम है, तो ये स्टेम जो है ऐसा फ्लैशी यदि हो गया, ये ऐसा, और ये भी फोटोसिंथेसिस कर रहा है और ये भी फोटोसिंथेसिस कर रही है। तो दोनों का काम क्या है? फोटोसिंथेसिस। ओपोन्सिया प्लांट जो है बेटा डेजर्ट प्लांट है, और डेजर्ट में ये पानी को रोकना है, ट्रांसपिरेशन को रोकना है, प्रिवेंट करना है। तो उसने ओपोन्सिया प्लांट ने क्या किया? फोटोसिंथेसिस फंक्शन किसी और को दे दिया, और लीफ जो है वो रेड्यूस हो गया स्पाइन के फॉर्म में। तो इस तरह से फाइलोक्लेड और लीफ दोनों का काम एक है, बट ओरिजिन और स्ट्रक्चर जो है दोनों का अलग है। दोनों भी क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इस तरह से हम इसे एनालॉजी कह सकते हैं।
लेकिन इसी एग्जाम्पल को देखो, इस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो एग्जाम्पल है हम इसे एनालॉजी में समझ सकते हैं। किसमें समझ सकते हैं? एनालॉजी में। लेकिन इसी एग्जाम्पल को हम होमोलॉजी में भी हम समझ सकते हैं। कैसे जानते हो? फाइलोक्लेड प्लांट, ओपोन्सिया प्लांट का स्टेम जो है वो फाइलोक्लेड है जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बट यहीं पे एक अदर प्लांट का जो स्टेम है, अदर प्लांट का जो स्टेम है वो क्या कर रहा है? प्रोटेक्शन, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। क्या कर रहा है? मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। तो अब देखो, इसका स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम है और इसका भी सेम है, बट फंक्शन बदल गए। तो जब स्ट्रक्चर ओरिजिन सेम बट फंक्शन बदल गए तो उसे क्या कहते हैं? बताइए बेटा। नीड के हिसाब से एडाप्टेशन चेंज हुआ ना, तो ये क्या कहलाएगा? सेकंड एग्जांपल होमोलॉजी को रिप्रेजेंट करेगा। यदि हम इधर समझेंगे तो ये वाला जो है ये होमोलॉजी को बता रहा है। ठीक है, ये किस चीज को बता रहा है? ये होमोलॉजी को बता रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन में आके कंफ्यूज होते हैं बेटा। ठीक है, कि क्या पूछ लिया, फाइलोक्लेड तो हमने एनालॉजी में पढ़े थे। अरे नहीं, हमने होमोलॉजी में पढ़े थे बेटा, दोनों में आता है। लीफ के साथ रिलेशन रहा तो एनालॉजी और स्टेम के साथ रिलेशन रहा तो होमोलॉजी। याद रखोगे? बोलोगे तो नहीं? इसलिए मैंने ये वाला एग्जांपल दोनों के साथ मिक्स करके समझा दिया आपको, इतना बेस्ट। क्योंकि फाइलोक्लेड ओपेंसिया प्लांट डेजर्ट में है तो स्टेम जो है बेटा फ्लैशिंग ग्रीन हो जाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, और अदर प्लांट के स्टेम जो है वो प्लांट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर ओरिजिन है बट फंक्शन बदल गया, जो होमोलॉजी को बता रहा है। लेकिन यही चीज अभी हम लोगों ने जो थोड़ी देर पहले देखे तो उसमें क्या हुआ? उसमें लीफ के साथ कंपेयर किया तो दोनों का फंक्शन फोटोसिंथेसिस हो गया, स्ट्रक्चर चेंज है, इसलिए वो एनालॉजी को बता रहा है। साथ ही साथ क्या देखिए मैंने, हमने आईज ऑफ ऑक्टोपस, जो कि ऑक्टोपस एक मोलस्का है और मैमल्स जो एक ह्यूमंस है, दोनों के रेटिना की ओरिजिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट दोनों का फंक्शन विजन ही है, ये याद रखोगे। स्वीट पोटैटो रूट है और नॉर्मल पोटैटो स्टेम है, बट डिफरेंट ओरिजिन स्ट्रक्चर है, फंक्शन दोनों का फूड स्टोरेज है। ये आप लोगों को याद रखना है। आई होप ये समझा होगा। इफ यस तो आगे हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन पे आएंगे, और अभी हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है ये समझेंगे। मजा आ रहा है ना बेटा? बोर तो नहीं हो रहा है? एग्जाम्पल से डायरेक्टली ऐसे ही याद करना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी इंपॉर्टेंट है हर चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, कोई भी पार्ट स्किपिंग नहीं होता बेटा। ठीक है, हर चीज। कुछ एनसीईआरटी के बाहर जाना है जहां पे, तो वहां पे हम एनसीईआरटी के बाहर भी जाएंगे। जैसे ओपुंसिया का एग्जांपल शायद आपको एनसीईआरटी में इस तरह से नहीं मिलेगा जैसे मैंने रिप्रेजेंट किया है। वेरी गुड बेटा। वेस्टिजियल ऑर्गन मींस फंक्शन लेस ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन मींस क्या होगा? फंक्शन लेस ऑर्गन, नॉन फंक्शनिंग ऑर्गन ही, बट ये हमारे एंसेस्टर में फंक्शनिंग थे। हमारे में फंक्शनिंग नहीं है, बट हमारे एंसेस्टर स्पीसीज में ये जो थे ये क्या थे? फंक्शनल थे। और ह्यूमंस में बेटा मोर देन 100 टाइप के ऑर्गन ऐसे हैं जो वेस्टिजियल होते हैं। कितने? मोर देन 100s, जो हमारे में नॉन फंक्शनल है, बट हमारे एंसेस्टर या रिलेटेड एनिमल्स में ये फंक्शनल है। समझ रहे हो? जैसे हम निक्टेटिंग मेम्ब्रेन की हम बात करें, अब देखो 100 के 100 नहीं पढ़ना है, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। ठीक है, जैसे निक्टेटिंग मेम्ब्रेन होता है, हमारा पिन्ना है, साथ ही साथ जो हमारा विजडम टीथ जो होता है उसकी हम बात करें। ठीक है, और क्या कह सकते हैं हम लोग, निप्पल इन मेन की हम बात कर सकते हैं, अपेंडिक्स की हम बात कर सकते हैं। तो ये सारे कॉक्सिक्स जो टेल है, वो अपने बॉडी के ऊपर जो हेयर्स आते हैं, ये सारे के सारे जो है ये क्या है बेटा? फंक्शनलेस ऑर्गन्स है। हमारे एंसेस्टर स्पीसीज में ये सभी फंक्शनल थे। ठीक है,
तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है ये किस चीज को, हमारी कॉमन एंसेस्ट्री को बताता है। आपके एनसीईआरटी में ये नहीं मिलेगा, इसलिए मैं एक एक पार्ट को आपको यहाँ पे नोट करके समझा देता हूं। ठीक है बेटा, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। स्टार्ट करें। फर्स्ट आता है निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन, ओके। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन जो है जानते हो क्या होती है? ये हमारी आईज में प्रेजेंट होती है बेटा, ये आप जानते भी नहीं होंगे क्या है ये, ओके। देखो आपकी ये जो आईज है ना, ये इस तरह से ऐसी बनती है ना आईज। तो आपकी आंखों में यहाँ पे छोटी सी ऐसी पतली सी परत दिखाई दे रही होंगी, ऐसी लेयर दिख रहा है क्या? वो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहलाता, छोटा सा पतला सा। ये हमारी बात हो गई। यही चीज आप फीस की बात कर लो और यही आप फ्रॉक की बात कर लो, तो उसमें ये जो है ना ऐसी बहुत ऐसी रहती है। तो हमारे इसमें है, बट हमारे इसमें कोई काम की नहीं है, बट हमारे जो रिलेटेड एनिमल्स है उसमें काम का है। तो निक्टेटिन मेम्ब्रेन जो है ये फंक्शनलेस है, जो हमारे लिए वेस्टिजियल हो गया। मतलब ये इंडिकेट करता है कि हम लोग जो आए हैं वो एक्वाटिक लाइफ से ही आए हैं। अब हम रेड्यूस हो गए क्योंकि पानी से बाहर निकल गए हैं, जमीन पे रहने लगे। ओके नीना, अभी समझ में आ गया ना क्या है निक्टेटिन मेम्ब्रेन? ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा हमारी मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना की जो मसल्स है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, ऑरिकुलर मसल्स कहते हैं। ठीक है, ऑरिकुलर मसल्स। 3 इडियट देखे हो आप? ये हिला के बताता था ऐसा, याद है? अभी हमको ऐसा करना पड़ता है। आप काऊ में, डॉग में, बफेलो में देखो, ऐसा ऐसा करते हो लोग, होता है ना। हमारे इसमें होता है क्या? सुगत का हिलता है। हाँ, साउंड वेव को कलेक्ट करने के लिए होता है। देखो हम में से कोई एक रहेगा जो एक्सेप्शन रहेगा, जिसका ईयर पिन्ना ऐसा मुंह करता है, बट सभी का नहीं करता। तो ये सभी के लिए वेस्टिजियल है। अब वो किसी एक में जो सडनली रीअपियरेंस हो गया जो कैरेक्टर, उसको हम एटाविज्म कहते हैं बेटा। रिवर्सल, रिवर्सन मींस एटाविज्म। एटाविज्म मतलब जैसे कि कभी कभी देखना कोई बच्चे का बर्थ हुआ और उसकी पूंछ निकल गई, टेल आ गई। कभी कभी किसी बच्चे का बर्थ होता है, उसके बॉडी में बहुत बड़े बड़े ऐसे बाल आ जाते हैं, हेयर्स आ जाते हैं। तो अभी नॉर्मली हर पर्सन में नहीं रहते, लेकिन किसी किसी पर्सन में जो सडनली जो रीअपियरेंस हो जाते हैं, वो कैरेक्टर जो हमारे एंसेस्टर कैरेक्टर है, उसे एटाविज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एटाविज्म, एक अलग टर्म है। बट अभी हम लोग यहाँ पे वेस्टिजियल ऑर्गन पढ़ रहे हैं। तो 99% जो ह्यूमंस है उनका ये ईयर पिन्ना ऑरिकुलर मसल्स ये मूवमेंट नहीं करती, बट ये काऊ, डॉग, बफेलो में मूवमेंट होता है ताकि ये अपने साउंड वेव को कलेक्ट कर पाए। समझे? तो उनमें फंक्शनल होता है, साउंड को परस्यू कर सकते हैं। कैनाइन, नेक्स्ट आता है बेटा कैनाइन। कैनाइन जानते हो कौन सा है? इंसाइजर कैनाइन, सेकंड नंबर वाला। बेटा ये शार्प कटिंग के लिए यूज होता है, बट डॉग की हम बात करें तो कॉर्निवोर से डॉग, तो उसमें बहुत ज्यादा डेवलप है। अब आप देखोगे, आज डॉग को देखोगे तो सबसे ज्यादा जो डेवलप टीथ जो है वो कैनाइन डॉग का है, हमारा नहीं है। हमारे लिए वैसे देखा जाता है वेस्टिजियल है, हम कह सकते हैं इसे वेस्टिजियल। ठीक है, क्योंकि डॉग कॉर्निवोर से और उसका कैनाइन देखो कितना ज्यादा डेवलप है, हमारा नहीं है। विजडम टीथ, थर्ड मोलर टीथ 17 से 25 ईयर की एज में देखने को मिलता है। ओके, हाँ डायनासोर का भी था बेटा। तो अब देखो, जो हम जब हम कच्चा फूड खाते थे तो ये ज्यादा डेवलप होता था, लेकिन ये भी हमारे लिए क्या है बेटा, वेस्टिजियल है। ये एग्जाम में पूछा जाता है सब। कैनाइन भी जो है हमारे में डेवलप नहीं है, बट डॉग में है। यहाँ पे काऊ में या फिर डॉग या बफेलो में ये डेवलप रहेगा। इसके पहले मैंने ये वाला जो बताया था, ये फ्रॉग में डेवलप होता है। ठीक है, एग्जाम्पल याद रखना। ठीक है, हमारे में नहीं है, बट यहाँ वेस्टिजियल ऑर्गन हम अपनी बात कर रहे हैं। उसके बाद एक होता है विजडम टीथ, थर्ड मोलर टीथ,
कब आता है बेटा? 18 ईयर के बाद में आता है। आता है 17 से 25 ईयर के एज के बीच में देखने को मिलते हैं। जब हम कच्चा फूड खाते थे तब ज्यादा डेवलप था, अभी डेवलप नहीं है। अब 100 वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं पढ़ा सकता बेटा मैं आपको, ठीक है। निप्पल इन मेल कोई काम का है क्या? मेल में जरूरत ही नहीं है उसकी, इसलिए रेड्यूस भी हो गया ना। अपेंडिक्स, सिकम, कहां पढ़े हम लोगों ने अपेंडिक्स? कब पढ़े थे? कोलोन, रेक्टम, सीकम याद है? तो सीकम का पार्ट होता है। मेन काम इसका सेलुलोज डाइजेशन है, हमारे इसमें कोई काम नहीं है इसका। लेकिन जब हम सेलुलोज को खाते थे तो हमारे को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे काम में आता था, तब इसका साइज बड़ा था, बट अभी छोटा हो गया है। कॉक्सिक्स, कॉक्सिक्स जानते हो? टेल बोन कहते हैं इसको, वर्टिब्रल कॉलम का पार्ट है बेटा हमारा। सर्वाइकल, लंबर सैक्रल, थोरेसिक, लंबर सैक्रल, याद आ रहा है? लास्ट वाला जो हमारा कॉक्सिक्स होता है, ये भी हमारे लिए वेस्टिजियल है, टेल बोन की तरह आज हम जानते हैं। हाँ, हमारे एंसेस्टर में बेटा ये सब काम में आते थे ना। एप और मंकी में टेल बोन होती थी, लंबी होती थी, हमारे इसमें तो होती ही नहीं है, रेडियोस हो गई। ओके, बॉडी में जो नेल्स होते हैं, बॉडी के हेयर्स कह लो या फिर नेल्स की आप बात कर लो, कैसे है बताओ? हेयर्स की बात कर लो, कैसे बताओ? फर्क पड़ा है? नेल्स को मत करो, हेयर से याद करो आप, ठीक है। ये तो मालूम है, वैसे भी लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो ये जो है बेटा ये सारे क्या हो गया? ये वेस्टिजियल ऑर्गन है। एक एग्जांपल, ये तो हमारी बात हो गई, एक फ्लाइटलेस बर्ड की बात बताओ। फ्लाइटलेस बर्ड कौन सा है? वेरी गुड, ऑस्ट्रिच है ना। इसके जो विंग्स है ये रेड्यूस हो गए ना। क्यों हो गए? डोडो हाँ, तो रीजन इसका यही है क्योंकि ये इसके लिए वेस्टिजियल हो गया। और थोड़ी देर पहले मैंने एक और टर्म आपको समझाया था, वो यहाँ पे नोट कर देता हूं, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है। एटाविज्म। क्या चीज? एटाविज्म। एटाविज्म मतलब सडन रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्टर कैरेक्टर। क्या चीज? सडन रीअपियरेंस ऑफ एंसेस्ट्रल कैरेक्टर, ठीक है। जैसे कि क्या कह सकते हैं हम लोग? कभी कभी बेटा टेल निकल आती है न्यूबॉर्न बेबी में, जो इस बात को इंडिकेट करती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो पूंछ वाले थे। किसी किसी में ईयर पिन्ना मसल्स फंक्शनल हो जाता है, सुगत का फंक्शनल है, फंक्शनल ऑफ ईयर पिन्ना, जो इस बात का रिप्रेजेंट करते हैं कि हम कुत्ते बिल्ली से ही आए हैं, मतलब हम भी ऐसे ही, वो कुछ अलग नहीं है। लॉन्ग पॉइंटेड कैनाइन टीथ किसी के देखने को मिलते हैं। क्या चीज? लॉन्ग पॉइंटेड कैनाइन टीथ, जो इस बात को बताते हैं कि हम लोग कॉर्निवोर्स जो है थे पहले, उनसे डेवलप हुए हम लोग। लॉन्ग थिक बॉडी हेयर कभी कभी न्यूबॉर्न में देखने को मिलते हैं। क्या चीज? लॉन्ग थिक बॉडी हेयर।
तो ये जो लॉन्ग थिक बॉडी हेयर जो है, ये भी तो इस बात को बता रहे हैं ना कि हम लोग कहीं अलग नहीं है, कुछ अलग नहीं है। हम लोगों का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ है, ये सारी चीजें बताते हैं बेटा। इसके बाद अगेन एक और चीज जो हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जिसे कहते हैं कनेक्टिंग लिंक। याद कर लो बेटा ये सारी चीजें, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक जानते हो? दो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के जो कैरेक्टर्स है, मतलब दो ग्रुप ऑफ एनिमल के कैरेक्टर्स एक ही में मिलेंगे, तो वो इस बात को बताता है कि हायर ग्रुप ऑफ एनिमल जो भी आया है वो लोअर ग्रुप ऑफ एनिमल से ही आया है। मतलब आज एक न्यू एनिमल्स में कुछ नए कैरेक्टर्स आए हैं, तो वो लोअर के कुछ थे और अभी आकर के क्या हुए, इवॉल्व हो गए। तो ऑर्गेनिजम्स विच शेयर कैरेक्टर ऑफ टू ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्या चीज, डेफिनेशन कैसा आएगा इसका, ऑर्गेनिज्म विच शेयर टू ग्रुप्स ऑफ, क्या कह सकते हैं, शेयर कैरेक्टर नहीं लिखा क्या मैंने, अरे यार, शेयर कैरेक्टर टू ग्रुप ऑफ, अब पहले ऑर्गेनिज्म लिखे है तो बाद में भी हमको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ही लिखना पड़ेगा। ये सबसे बेस्ट डेफिनेशन है इसका कनेक्टिंग लिंक का। हाँ बेटा आर्यन, वेरी गुड बेटा, गुड सुहानी बेटा। चलो कनेक्टिंग लिंक हम देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पर। गुड बेटा प्रसाद, ये सारी चीजें देखेंगे। तो इसमें हम लोग ऑर्गेनिजम्स जो कनेक्टिंग लिंक है और वो किसके बीच का लिंक है वो हम देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं ताकि चीजें हमें अच्छे से समझ में आ जाए, चीजें हमें अच्छे से याद हो जाए। तो अभी देखो यहाँ पे पहली चीज तो ऑर्गेनिज्म और दूसरा यहाँ पर किसके बीच का वो कनेक्टिंग लिंक है, ये हम देखेंगे। चलो फर्स्ट एग्जांपल वायरस, बताइए बेटा, जानते हो वायरस को आप, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिंग लिंक है बेटा। एनसीईआरटी में आपको यहां पर नहीं दिया है, बट ये आप शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट में 11th में पढ़ोगे तो वहां पे आता है ये, ठीक है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट सेकंड लास्ट पेज उठा के देख लेना, मिल जाएगा। एक है यूग्लिना, क्या है यूग्लिना, कहां पढ़े थे हम लोगों ने यूग्लिना, याद है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े थे हमने, प्रोटोजोआ में, जो क्या है प्लांट और एनिमल का कनेक्टिंग लिंक है। किसका है, प्लांट और एनिमल। मतलब यदि इसको फूड मिल गया तो एनिमल के तरह है, नहीं मिला तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है ये। तो ये प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक है, समझ गए। एक प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के बीच का कनेक्टिंग लिंक आता है, जैसे प्रोटेरोस्पंजिया कहते हैं। थर्ड आएगा क्या चीज, प्रोटेरोस्पंजिया। तो प्रोटेरोस्पंजिया जो है प्रोटोजोआ एंड पोरीफेरा, इनके बीच का कनेक्टिंग लिंक है। बहुत इजी है, छोटे छोटे एग्जांपल्स है, बस याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे तो एनिलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक आता है, जिसे पेरीपेटस कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीपेटस।
पेरिपेटस। बेटा ये एक्स्ट्रा है, जितने लोगों से पचेगा पचा लेना, नहीं पचेगा छोड़ देना। डाइजेस्ट होता है तो पढ़ो याद करो, नहीं होता है तो छोड़ दो। इसके कुछ ट्रिक्स भी मैं शेयर करूंगा कैसे याद रख सकते हो आप लोग। ओके, डोंट वरी, टेंशन ना लो। तो पेरिपेटस को वॉकिंग फॉर्म भी कहते हैं, जो एनेलिडा और ऑर्थोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है। एनेलिडा एंड ऑर्थोपोडा, इसका कनेक्टिंग लिंक है। इसे क्या कहते हैं? वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। ओके, समझे? एक होता है नियोप्लीना, जो एनेलिडा और मोलुस्का का कनेक्टिंग लिंक है। क्या चीज? नियोप्लीना। क्या चीज? एनेलिडा एंड मोलुस्का का कनेक्टिंग लिंक है। कैसे? देखो, एनेलिडा की तरह इसके बॉडी में सेगमेंटेशन होता है, और मोलुस्का की तरह यदि हम देखें तो मस्कुलर फुट देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो गया? कनेक्टिंग लिंक है। एक बैलेनोग्लोसस है, जो हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा के कनेक्टिंग लिंक होता है। ठीक है, समझ रहा है ना? हेलो बेटा, ये 10 से 20% एक्स्ट्रा जा रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी के। ठीक है, 10 से 20%। क्लास में है ना? आर यू विथ मी? रिस्पॉन्स में क्विकली। अब देखो मेरे पास स्लाइड खत्म हो गया है, तो मैं स्लाइड ऐड कर लेता हूं। ठीक है, स्लाइड ऐड कर लेते हैं जल्दी से। थोड़ा सा टाइम दो मुझे। टाइम है ना अभी हम लोगों के पास? 15 मिनट है अभी। इस 15 मिनट में क्या क्या नहीं हो जाएगा। जस्ट वेट, जस्ट वेट। ओके, आगे बढ़ते हैं। कितने नंबर तक पहुंच गए थे? अब नंबर भूल गया हूं मैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, पास्ट ईयर में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। पैटर्न चेंज हो गया है, इन क्वेश्चंस के आने का पॉसिबिलिटी ओनली 10% है। तो 10% यदि आपसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो आप लोग छोड़ सकते हो। तो नेक्स्ट है क्या चीज? बैलेनोग्लोसस। बैलेनोग्लोसस। ओके, तो बैलेनोग्लोसस क्या है? ये हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा का कनेक्टिंग लिंक है। क्या चीज? हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा, इसका कनेक्टिंग लिंक रहेगा। नेक्स्ट, काइमेरा, चीमेरा बोलते कुछ लोग इसे। इसकी बात करें हम तो ये कार्टिलेजिनस फीस होती है एक, जानते हो? और एक बोनी फीस होती है। तो दोनों के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक जो है वो चिमेरा, चिमेरा बोलो या काइमेरा बोलो, ये हो गया। एक लेटिमेरिया होता है, जैसे कोलियोकैंथ कहते हैं, आपके एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल भी दिया हुआ है। क्या चीज? लेटिमेरिया। लेटिमेरिया का अल्टरनेटिव नेम क्या है? कोइलोकैंथ। कोइलोकैंथ।
कैंथ, ये भी कनेक्टिंग लिंक कहलाता है बेटा, फीस और एम्फीबियन के बीच का, फीस एंड एम्फीबियन, इसके बीच का जो है ये क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। एक आता है बेटा लंग्स फिश, जिसे प्रोटोप्टेरस कहते हैं, प्रोटोप्टेरस, ये क्या है, ये है लंग्स फिश। तो जो लंग्स फिश जो है प्रोटोप्टेरस, ये भी फिश और एम्फीबियन का ही कनेक्टिंग लिंक है। किसका, फिश और एम्फीबियन का ही ये कनेक्टिंग लिंक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट यदि हम देखेंगे तो एक आता है सेमोरिया, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का कनेक्टिंग लिंक। सीमोरिया, ये है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, इसका कनेक्टिंग लिंक है। एक स्पेनोडोन है जो एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का, जैसे लिविंग फॉसिल्स भी कहते हैं, स्पेनोडोन क्या है ये, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल, यही वाला। स्पेनोडोन क्या कहलाता है, लिविंग फॉसिल्स, फॉसिल्स है बट लिविंग है, ये जो मिला हमें। वेरी गुड, किंग क्रैब भी है ना। एक होता है इकिग्डना, क्या चीज, इकाइग्डना, इसके लिए एक और टर्म यूज होता है, क्या है, टेलिपस, पी साइलेंट रहता है। तो ये जो है ये कनेक्टिंग लिंक जो है रेप्टाइल और मैमल्स का है, ये क्या जाएगा, रेप्टाइल एंड मैमल्स, मतलब रेप्टाइल की तरह ये एग ले कर सकता है और मैमल्स की तरह इसमें मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है। साथ ही साथ डायफ्राम मैमल्स की तरह है, तो ये इंडिकेट करता है कि मैमल भी रेप्टाइल से ही आया है। तो ये थे बेटा कुछ कनेक्टिंग लिंक्स जो आपके एनसीईआरटी में नहीं दिए, जो मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पे नेम्स जो है ये समझाया हूँ, ठीक है। इसका एक ट्रिक आप चाहो तो मेरे लास्ट ईयर का एक लेक्चर है यूट्यूब पर, ठीक है, वहां पे ट्रिक दिया हुआ है जिसमें परम नाम का अरबी विलन, ऐसा एक ट्रिक दिया हुआ है, परम नेम का अरबी विलन दीपम बंसी सब पार, ऐसा करके वहां पे एक ट्रिक है, आप वहां पे जाके देख सकते हो। फिलहाल मैं ट्रिक्स में आपके साथ शेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज अभी आपके लिए सारे नेम न्यू है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एटलीस्ट आप इस स्लाइड को, आज जब आपको नोट्स मिलेंगे तो इसको आपको पढ़ना है अगेन एंड अगेन, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बार में हम सिर्फ एक ही चीज याद कर सकते हैं। अभी मैंने आपको ट्रिक्स बताया तो नाम का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो सबसे पहले एटलीस्ट ये नेम्स आप लोगों को मालूम होने चाहिए, क्या चीज है ये पता होनी चाहिए। यदि आपको ये नेम्स मालूम रहेंगे तो आगे का सारा पार्ट आपको बहुत आसान रहेगा और आसानी से आप इसे याद कर पाओगे। तो थोड़ी सी मेहनत आपकी तरफ से मुझे चाहिए, बाकी डोंट वरी, टेंशन ना लो, हर एक चीज में आपको बहुत आसानी से याद करवा दूंगा, ठीक है बेटा, गॉट माय पॉइंट। तो नेक्स्ट आता है बायोकेमिकल एविडेंस, वो देख लेते हैं क्या चीज, बायोकेमिकल एविडेंस क्या होता है। तो बायोकेमिकल एविडेंस पे यदि हम आते हैं तो ऑर्गेनिजम्स, थोड़ी देर पहले मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि ऑर्गेनिजम्स में जैसे प्रोटीन का सिमिलरिटीज देखने को मिलता है, उसका बायोमोलिक्यूल, उसका जीन, उसका मेटाबॉलिज्म, ये सब कॉमन एंसेस्ट्री को ही बता रहा है ये, ठीक है। मींस बायोकेमिकल एविडेंस से हमें पता चलता है कि हम आप में कुछ अलग नहीं है, हम उसी कॉमन एंसेस्टर स्पीसीज से ही क्या हुए हैं, डेवलप हुए हैं, ठीक है। बायोकेमिकल एविडेंस में और कुछ एग्जांपल्स में शेयर करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंजाइम्स की हम बात करते हैं, एंजाइम की हम बात करते हैं, हार्मोन की हम बात करते हैं,
जैसे इंसुलिन पिघल के पेनक्रियास से हम इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट को दे रहे थे, याद है? थायरोक्सिन एम्फीबियन मैमल्स में रिलेटेड होता है, एंजाइम में एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ऑल एनिमल्स में बेटा ये यूनिवर्स होते हैं। ओके, ब्लड या फिर हम लिम्फ की हम बात करें तो सभी का ब्लड जो है वो सिमिलरिटीज दिखाता है। लिम्फ जो है आपका मेरा वो सभी का एक जैसा है, अलग नहीं है, ठीक है। ब्लड ग्रुप की हम बात करें, सिर्फ ब्लड ही नहीं, ब्लड ग्रुप जो होता है ये एक बायोकेमिकल एविडेंस है कि आप में कुछ अलग नहीं है। मंकी, चिंपैंजी, ऐप जो है कुछ अलग नहीं है। मैन और ऐप का जो ब्लड ग्रुप पैटर्न है एबीओ ब्लड ग्रुप है। ब्लड में जो प्रोटीन होता है सिमिलर, जैसे हम गॉट और काऊ के प्रोटीन की हम बात करें, डॉग या कैट के प्रोटीन की बात करें, ऐप, मैन, गोरिल्ला की हम बात करते हैं, तो सभी में जो ब्लड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्या चीज, ब्लड में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो सभी का सिमिलर होता है, कुछ अलग नहीं है। प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन हम देखते हैं, क्या चीज, कंपोजिशन हम देखते हैं प्रोटोप्लाज्म का, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की सेल की हम बात करें, प्रोटोप्लाज्म किसी भी ऑर्गेनिजम्स के हम सेल का स्ट्रक्चर हम देखते हैं और उसका हम कंपोजिशन देखते हैं, तो सेम रहेगा। एक्सक्रीटरी वेस्ट यदि हम देखें तो मैमल्स और एडल्ट फ्रॉग में यूरिया, और फिश और टेडपोल फ्रॉग में क्या होता है, अमोनिया होता है। तो ये एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोगों ने स्टडी किया है। तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी वेस्ट जो होता है ये भी एक बायोकेमिकल एविडेंस को बताता है। डीएनए की यदि हम बात करें तो बेटा 99.9% जो है वो सिमिलर देखने को मिलता है सभी में, थोड़ा बहुत ही चेंज है ना, बाकी तो ऑलमोस्ट जो है डीएनए वो भी क्या है, सिमिलर ही है। ह्यूमन का डीएनए की हम बात कर ले या चिंपैंजी का डीएनए, थोड़ा बहुत ही चेंजेस देखने को मिलेगा, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। तो ये जो है ये एविडेंस है हमारे कौन से, बायोकेमिकल एविडेंस। बायोकेमिकल एविडेंस के बाद हम लोगों को नेक्स्ट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का स्टडी करना है। ज्यादा तो नहीं हो रहा, समझ रहे हैं ना बेटा, क्लास में है, अरे सो तो नहीं गए, हेलो। इसके बाद हम लोगों को एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस का स्टडी करना है। मजा आ गया, वेरी गुड। बाउंसर तो नहीं गया, आधे लोगों के सर के ऊपर से चला गया होगा नहीं तो। अभी भी देखो 5 मिनट्स हम लोगों के पास है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस हम देखेंगे और उसके बाद फिर लास्ट में बायोजियोग्राफिकल एविडेंस नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आंसर गया क्या, बेटा क्या बोले गणेश, आईडीई क्या है ये, कौन सा स्लाइड बेटा, यही वाला। बेटा ये बायोकेमिकल एविडेंस है। बायोकेमिकल एविडेंस मींस हमारे बॉडी के जो केमिकल्स हैं, चिंपैंजी ऐप के जो केमिकल्स हैं सभी में सिमिलरिटीज देखने को मिलती है, जो इस बात का प्रूफ है कि आप में एनिमल, चिंपैंजी ऐप जो भी है वो कुछ अलग नहीं है, वो सेम एंसेस्ट्री से ही डेवलप हुए हैं। तो सेम केमिकल कंपोजिशन जो है ये हमारा बायोकेमिकल एविडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ गए। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम प्लेटीहेल्मिन्थस से कॉर्डेटा तक के हम देखें, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, अब मुझे आप बताइए सभी में जायगोट बनेगा, जायगोट सभी में बनता है या नहीं बनता, बनता है। जायगोट के फॉर्मेशन के बाद फिर क्लीवेज होता है, मतलब हम कॉर्डेटा से लेकर के या फिर नॉन कॉर्डेट से लेके कॉर्डेटा तक की हम यदि बात करते हैं तो सभी में ये जो डेवलपमेंटल पैटर्न है या जो क्लीवेज जो होता है वो सिमिलर ही होता है, कुछ अलग नहीं रहता। जैसे कि सपोज ये एक जो जायगोट है, क्या चीज, यदि हम इस जायगोट की हम बात करते हैं तो जायगोट का जब डेवलपमेंट होगा तो ब्लास्टुला बनेगा, बनता है ब्लास्टुला, पढ़े हम लोगों ने, याद आ रहा है। वही चीज फिर आगे चल के गैस्टुला बनाता है, पढ़े थे गैस्टुला। गैस्टुला के बाद फिर 3 जर्म लेयर का वहां पे डेवलपमेंट होता है, बनेंगे 3 जर्म लेयर यहाँ पे फॉर्म होंगी, कुछ डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बट डेवलपमेंटल पैटर्न जो है सभी में क्या है, सेम टाइप का होगा, कुछ अलग नहीं रहेगा।
हार्ट किसी का मीजोडर्म है तो नर्वस सिस्टम एक्टोडर्म होगा। बट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जितना भी हम इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करें उस या वर्टिब्रेट्स की, वो सेम है। जो डेवलपमेंट जो रहता है ऑर्गन का वर्टिब्रेट्स में वो भी सिमिलर होता है, जैसे टेल, गिल स्लिट, ईयरबड, आई बड, ठीक है, ये भी सभी में सेम ही रहता है। तो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जैसे हार्ट ऑफ बर्ड एंड मैमल्स की हम बात करें तो पहले 2 चैम्बर होता है, फिर 3 चैम्बर और फाइनली 4 चैम्बर्स होता है। तो हार्ट की भी हम बात करते हैं, क्या चीज, हार्ट की भी हम बात करें तो या तो हम बर्ड की बात कर ले या फिर हम मैमल्स की हम बात करें, तो इसमें भी डेवलपमेंट सिमिलर रहता है, 2, 3 और फाइनली 4 चैम्बर जो हमें देखने को मिलते हैं। तो ये इस बात का प्रूफ है कि जो डेवलपमेंट है वो सेम है, मतलब आप में और बाकी के एनिमल्स जिससे भी हम कंपेयर कर रहे हो कुछ अलग नहीं है, और हमारा जो डेवलपमेंट आया है वो हम एक कॉमन एंसेस्ट्री से ही इवॉल्व हुए हैं, मतलब हमारे पूर्वज एक ही थे, अभी सब अलग हो गए। गणेश बेटा वो जो रिपीट करना था वो समझ में आ गया आपको? बाकी किसी को भी कुछ डाउट है, कुछ पूछना है? कुछ भी पार्ट बेटा किसी को कुछ पूछना है? एक बार स्लाइड छोटा कर देता हूं मैं आप लोगों के लिए, देख लो बेटा क्या क्या देखे हम लोगों ने। बहुत ज्यादा स्लाइड हो गई आज, है ना? जूम हो जाती है ना? कितने एक्स तक के जूम है आपके फोन में, आपके कंप्यूटर में? क्योंकि स्लाइड जूम नहीं होंगी तो कोई मजा नहीं आएगा फिर। इतना स्लाइड तो हो जाता, मैंने चेक किया, इसलिए मैं इतनी स्लाइड रखता हूँ अपने लेक्चर में। देखो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस हमने देख लिए, एम्ब्रियोलॉजिकल देख लिए, बायोकेमिकल देख लिए, हो गया। मींस अभी तक के हमने सिर्फ 3 इवेंट्स का ही स्टडी किया है ओनली। क्या देखना हम लोगों को? पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस और बायोजियोग्राफिकल एविडेंस, ये 2 एविडेंस हमारे रह गए जो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। 200x तक के जूम होता है, बहुत अच्छी बात है। एम्ब्रियोलॉजिकल वाला रिपीट करना है नीनद। यार बेटा हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़े हैं ना नीनद? रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़े हैं कि नहीं बताओ? तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब दो गैमेट्स का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जायगोट। फिर जायगोट के बाद क्या होता है? ब्लास्टुला, मोरुला, ये फॉर्म होते हैं कि नहीं? याद आ रहे हैं? तो ये इसी बात को बता रहे हैं कि जितने भी जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स, तो इसमें जो क्लीवेज पैटर्न है, डेवलपमेंटल पैटर्न, वो सेम देखने को मिलता है, सभी में नहीं बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में। तो ये इस चीज को बताते हैं कि जो एनिमल्स है, जैसे कि अर्ली डेवलपमेंट जो होता है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं बेटा, प्लेटिहेल्मिन्थस से कॉर्डेटा तक की बात हो रही है। यहां नोट कर देता हूं मैं, कहां से? प्लेटिहेल्मिन्थस से लेकर के कॉर्डेटा, जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है उनकी बात हो रही है, क्योंकि उसमें 3 जर्म्स लेयर रहेगी और उसका जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो सेम रहेगा। तो ये एक एविडेंस है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है। अभी समझा सभी को? अभी और कोई पर्सन बेटा? हाँ बेटा आर्यन, पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है, बहुत डिटेल नहीं है। जितना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा उतना पढ़ेंगे। तो आगे का पोर्शन हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज आपका टाइम हो गया है अभी। किसी के कुछ डाउट है तो मैं हूं, आप डाउट पूछ सकते हो, अदरवाइज यू कैन लीव नाउ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। कुछ पूछना है बेटा? पूछ लो। एवरीथिंग इज ओके, वेरी गुड अदिति, गुड। बाय बेटा स्वयं। बाय बेटा चैतन्य, बाय गणेश, वेलकम चैतन्य, बाय प्रदन्या।